आज का चैप्टर जो है वो प्रकाश संश्लेषण में पहली रिएक्शन लाइट रिएक्शन, और आज का जो चैप्टर है वो है डार्क रिएक्शन पे। हम फोटोसिंथेसिस की एक पूरी सीरीज उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने एनर्जी कंजप्शन के बारे में चर्चा की, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के बारे में हमने चर्चा की, जिसके दो पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने उसका अध्ययन किया। अब है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण एक रिडोक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसमें रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है वो वाटर का होता है और वो लाइट रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में जल के अणु जो है वो टूटते हैं और उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं, और यही लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो ये तो हो गया पोर्शन लाइट रिएक्शन का, जो हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है, जो क्रिएट हुई है, जो बनी है, वो केमिकल एनर्जी क्या काम आती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान यही एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करती है या अपचयित करती है। किसमें? शुगर में। ये रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहलाती है, और ये रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होती है ना। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। डार्क जो टर्म ली गई है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये लाइट की अनुपस्थिति में होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। वो तो लाइट रिएक्शन नाम इसलिए दिया गया उसको क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, इसलिए इसका ऑपोजिट नाम डार्क रिएक्शन आया है। इस रिएक्शन के लिए भी लाइट उतनी ही जरूरी है जितनी लाइट की रिएक्शन में है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है, उसके एक्टिवेशन के लिए लाइट चाहिए, इसलिए डार्क रिएक्शन जो है वो नाम दिया गया। और अब हम चर्चा कर रहे हैं इस पे। डार्क रिएक्शन को पीसीआर साइकिल भी कहते हैं, और पीसीआर का मतलब ये होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं है। पीसीआर का मतलब है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन चक्र, है ना, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट पे डिपेंड नहीं है। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते थे, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, और ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और चूंकि मालविन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, कई जगह मालविन साइकिल भी लिखा होता है, और ये C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो C3 होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यह स्ट्रोमा में होता है, जैसा हम चर्चा कर चुके हैं। एंजाइम इसके लिए जो चाहिए वो रुबिस्को एंजाइम, राइबोलेज, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज एंजाइम। यह जो डार्क रिएक्शन जो है, ये साइकिल जिसे हम C3 साइकिल कह रहे हैं, इसकी 3 मुख्य स्टेप है। 3 स्टेप में पहली स्टेप कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। दूसरा है रिडक्शन, जिसमें एनर्जी जो है वो उसमें कंज्यूम होती है, एटीपी एंड एनएडीपीएस के रूप में। और चौथा जो है वो है रीजनरेशन, और रीजनरेशन जो है जिसमें एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा एक मोलिक्यूल एटीपी का लगता है, लेकिन रीजनरेट करती है किसको? राइबोलोज बाइफॉस्फेट के मोलिक्यूल्स को। अब इसमें जो एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो है टोटल 18 तो एटीपी है, और 12 एनएडीपीएच, कितने मोलिक्यूल को रीजनरेट रिड्यूस करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए कितने चाहिए? 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच। कैसे, ये हम आगे देखते हैं। तो यहां हम केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेप जो है वो है कार्बोक्सिलेशन। ये हम देख ही चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसके स्ट्रोमा रीजन में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होती है, और केल्विन साइकिल के थ्रू ये शुगर का निर्माण करती है। लेकिन 3 स्टेप है इसके अंदर, पहली स्टेप जो है वो कार्बोक्सिलेशन है। तो यहाँ हम इस चक्र में देख सकते हैं 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन, और थर्ड जो है वो रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो मॉलिक्यूल बताए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये 3 मॉलिक्यूल जो है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के किसके साथ मिलकर के? 3 ही राइबोलोज बाइफॉस्फेट, यहाँ देखिए 3
RuBP, 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल है और इनके साथ ये 3 मॉलिक्यूल इसमें आकर के रिड्यूस होते हैं और ये कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन। अब इस कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस जो है, स्टेप जो है रिएक्शन की, वो हम देख लेते हैं कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पहले अटैच होगा, एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और तुरंत ही ये कन्वर्ट हो जाता है 3 PGA में। 3 PGA ये जो है इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर है, ये 3 फास्फोग्लिसरेट जिसे हम कह रहे हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन का है, यहाँ देख लीजिए कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है मॉलिक्यूल ये हो गया, तो 6 हो गए, तो 3 कार्बन की ये 2 शुगर बन गई। ये जो पहली कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होती है। तो फर्स्ट जो है वो कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है और सेकेंड स्टेप जो है इसकी वो है रिडक्शन की रिएक्शन। अब रिडक्शन की रिएक्शन जो है हम बैक इसमें डायग्राम में देखते हैं इसको, कि यहाँ सेकेंड स्टेप में ये जो मॉलिक्यूल बना है फर्स्ट जो 3 PGA, इसके बनने पर इसमें पहले ATP कंज्यूम होते हैं, उसके बाद NADPH कंज्यूम होते हैं। अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि 3 PGA का जो मॉलिक्यूल बना है, इस 3 PGA पे ATP जो है वो पहले इसमें इनकॉर्पोरेट होगा, ATP का एनर्जी पहले कंज्यूम होगा और ये 1,3 एक फॉस्फेट अटैच कर देगा, तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना देगा। यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, एक फॉस्फेट और अटैच हो जाएगा, देखिए आप, एक फॉस्फेट पहले से अटैच है और ATP से ये ADP में कन्वर्ट होगा और एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा, तो 2 फॉस्फेट हो गए, तो ये 1,3 बाइफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। अब यहाँ पर NADPH के रूप में एक और एनर्जी का मॉलिक्यूल यहाँ कंज्यूम होगा, तो कंज्यूम होते ही एक फॉस्फेट निकल जाएगा और यहाँ पे ये बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन की शुगर है, ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो बनती है वही है ना। तो ये रिडक्शन की प्रोसेस जो है वो इसमें कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद में जो है वो तीसरी स्टेप जो है वो हम यहाँ पे अगेन देख सकते हैं, रीजनरेशन की स्टेप है, क्योंकि जो ही ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनता है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो डायरेक्ट शुगर भी बना सकता है, इस फॉर्म में यहाँ पे जाके शुगर भी बना सकता है, और या ये 3 कार्बन की शुगर जो है इसके 5 मॉलिक्यूल बच गए, 6 थे तो 5 बच गए, और ये पांचों जो है वो वापिस अगेन ATP कंज्यूम होंगे और ATP कंज्यूम करके ये पुनः 3 कार्बन जो है वो इसके बना देंगे राइबोलोज बाइफॉस्फेट के। सॉरी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 3 PGA के मॉलिक्यूल बन जाते हैं और यहाँ से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, उसके बाद शुगर में कन्वर्ट हो गया, और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये रीजनरेट होकर के यहाँ पे राइबोलोज बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्योंकि हम यहाँ तीन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 ही राइबोलोज बाइफॉस्फेट के यूज हुए, देन अगेन वो वापस 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है वो रीजनरेट हो जाएंगे। तो अब यहां पर हम ये देखने वाली बात ये है कि रिडक्शन की जो स्टेप थी, इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब हम यदि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पर 2 ATP और 2 NADPH तो यहीं लग गए, और रीजनरेशन में 1 ATP और एक एक्स्ट्रा खर्च हो गया, है ना, क्योंकि यहां 3 की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस होने के लिए टोटल 3 ATP और 2 NADPH चाहिए। तो जब हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा ही, ठीक है, 18 ATP हो जाएंगे और इसमें 12 NADPH हो जाएंगे। तो ये तो सीधा सा गणित है, इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इस पूरी रिएक्शन को रेगुलेट करना, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने का काम, इस साइकिल को कंप्लीट करने का काम में जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है वह है रूबिस्को एंजाइम, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये राइबोलोज एंजाइम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। और इस एंजाइम की सहायता से फोटोसिंथेसिस होता है, C3 साइकिल चलता है, शुगर बनती है। लेकिन इसका यदि नाम पे ध्यान दे तो लास्ट में है कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये एक्टिविटी पे ये डिपेंड करता है कि उस समय स्ट्रोमा में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है या फिर ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो पहले हम इसकी एक्टिविटी को देख लेते हैं कि ये रूबिस्को एक्टिवेट कैसे होता है, ठीक है। तो या रेगुलेट कैसे होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लाइट ड्राइविन ये ड्राइवन आयन फ्लक्सेस एंड एक्टिवेशन ऑफ रूबिस्को, इसको बताया गया है। अब जो हम बात कर रहे थे पहले कि बिना लाइट के नहीं होता, ठीक है, डार्क रिएक्शन नाम दिया गया है, पूरा डार्क में ही होता है ऐसा नहीं होता है, दिन में ही प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं रूबिस्को एंजाइम, इस एंजाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल जो ही इसमें अटैच होगा रूबिस्को पे, ठीक है। अब रूबिस्को पे ये कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल अटैच होते ही उसके तुरंत बाद इसमें मैग्नीशियम आयन अटैच होंगे, लेकिन मैग्नीशियम आयन जो है वो तभी अटैच होंगे जब स्ट्रोमा की पीएच जो है वो हाई हो जाएगी। और स्ट्रोमा की पीएच हाई तभी होगी जब ल्यूमन की पीएच जो है वो डाउन हो जाएगी। और ल्यूमन की पीएच तभी डाउन होगी जब यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकेंड पे लाइट के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे और ल्यूमन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इसकी ल्यूमन की पीएच ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, और डाउन होगी तो ये स्ट्रोमा की पीएच बढ़ गई, और बढ़ते ही मैग्नीशियम आयन तुरंत बाहर आ जाएगा और बाहर आकर के इस कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैच हो जाएगा जो कि रूबिस्को से जुड़ी हुई है। देन रूबिस्को एक्टिवेट होगा। तो रूबिस्को को एक्टिवेट होने के लिए लाइट जरूरी है, ठीक है। तो लाइट ड्राइवन प्रोसेसेस ये कहलाती है। तो ये तो हो गया। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा आयन जो होता है रूबिस्को को रेगुलेट करता है, ठीक है, या उसके एक्टिवेशन के लिए आवश्यक होता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर मैग्नीशियम आयन की बात कर रहे हैं हम। ये भी पूछा जाता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल क्या जरूरी होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने वाला एंजाइम भी यही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे जुड़ा है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या फिर ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो दूसरा डायग्राम जो है इसमें हम देखेंगे कि रूबिस्को में इसकी एक्टिविटी के बेसिस पे कौन सा साइकिल चलता है। तो अब यहां यदि हम देखें कि मान लो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, तो उस समय क्या होगा, रूबिस्को पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूबिस्को पे अटैच होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रूबिस्को पे अटैच होगी, और अटैच होते ही ये क्या बनाएगी, 3PGA। कहने का मतलब ये है कि वही कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन के द्वारा C3 साइकिल चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा है तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को दर्शाएगा और ये C3 साइकिल चलेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और यदि ये उल्टा हो जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो उस समय क्या होगा, रूबिस्को ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी शो करेगा। और ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी शो करेगा तो यहां पर 2 कार्बन और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे, और उसमें से 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जो बनेगा वो स्थायी होगा, इसलिए इसको 2C साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। और सॉरी 2C क्या, C2 साइकिल, इसको C2 साइकिल भी कहा जाता है। तो C2 साइकिल कहा जाता है, या फिर हम इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय शोषण, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की जगह पर किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। तो यहां पर रूबिस्को जो है वो दोनों प्रकार की एक्टिविटी बता रहा है, कार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है, ऑक्सीजनेशन भी शो कर रहा है। डिपेंड करेगा कि उस समय कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी है। तो इस प्रकार जो है ये आगे हम देखेंगे C2 साइकिल क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनेल उसमें भाग लेते हैं। इसलिए रूबिस्को जो है वो एक ड्यूअल नेचर का होता है और टू फेस्ड एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एक चीज और, यदि जेनेटिकली देखें तो रूबिस्को एंजाइम जो है टोटल 8 प्रोटीन की उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 8 में से 4 बड़ी होती है और 4 छोटी इकाइयां होती है। और ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक जीन, इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से या दोनों के इंटरेक्शन से ये एंजाइम बनता है। तो कई बार हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल रूबिस्को है, क्योंकि रूबिस्को की 4 बड़ी इकाइयां जो है वो न्यूक्लियस के जीन्स के द्वारा निर्मित होती है और कंट्रोल होती है।
और 4 छोटी इकाइयां जो है वो साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के जीन में जो जीन होते हैं उसके जीनोम के द्वारा या उसके न्यूक्लिक एसिड के द्वारा वो बनते हैं। तो ये दोनों अलग अलग मिल करके आपस में एक रूबिस्को की एक फंक्शनल कंप्लीट जो एंजाइम जो है उसका निर्माण करते हैं। दोनों में से एक में भी यदि कोई डिफेक्शन हो या म्यूटेशन हो जाए तो फिर ये एक्टिव रूबिस्को एंजाइम नहीं बन पाता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है रूबिस्को का, जो उसकी एक्टिविटी और उसकी रेगुलेशन को बताता है, प्रोसेस को। अब केल्विन साइकिल को यदि हम देख लें तो हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। साइकिल सीधा सा है, सिंपल है, 3 स्टेप हम पढ़ चुके हैं। पहली स्टेप कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या होगा कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 3 ही मॉलिक्यूल जो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट के हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या होगा, यहां से रिड्यूस होंगे और ये बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट। इसको बनाने के लिए जो एंजाइम जो है वो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अर्थात रूबिस्को एंजाइम काम आ रहा है यहाँ पे, इसने रिड्यूस कर दिया। सेकेंड रिडक्शन की प्रोसेस है, और रिडक्शन में यहाँ पर हमने देखा कि पहले 3 एटीपी जो है 6 एटीपी जो है वो यूज कंज्यूम हो गए और 6 एनएडीपीएच, तो यहाँ पर एटीपी एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो गए, और इस प्रकार यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल बन गए। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम काम आ रहा है वो एंजाइम आप देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काम आ रहा है एटीपी के रूप में, काइनेज, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, तो ये मिल करके दोनों में यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल बना लिए। अब यहाँ पर यदि हम देख लें कि मान लो एक जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हुआ, देन एक्सपोर्ट हो गया। अब पीछे बच गए 5, 5 में से हम देख रहे हैं कि 3-3 कार्बन के हैं, तो ये एक जो है इसने कन्वर्ट कर लिया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो 3 और 3 6 हो गए। 6 मिलकर के ये बना रहे हैं फ्रक्टोज की शुगर, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा है, एल्डोलेज, यहाँ पे एंजाइम है एल्डोलेज, तो एल्डोलेज एंजाइम जो जोड़ करके और इसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो दोनों एंजाइम 3-3 कार्बन की 6 कार्बन की शुगर बन गई। और चौथा जो है जिसमें फ्रक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेटेज, तो फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ काम आ रहा है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल गया, देन ये बना लिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर जो शुगर के रूप में भी ये एक्सपोर्ट हो जाता है बार बार, ये एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, देन कन्वर्ट लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर शुगर या उसमें स्टार्च का निर्माण कर लिया। तो 3 जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 3 में कि ये कैसे, क्योंकि रीजनरेशन के प्रोसेस को भी देखना है हमको। अब हम देख रहे हैं कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, 6 कार्बन की शुगर है, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया, तो 6 और 3 9 हो गए, 9 कार्बन के। 9 में से क्या करते हैं, एक तो 4 कार्बन की शुगर बना लेते हैं, एक 5 कार्बन की शुगर यहाँ बना ली, तो 4 कार्बन की शुगर जो है वो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, 5 कार्बन की जेलुलोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जेलुलोज 4 फॉस्फेट जो है ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस जो है जिसमें 5 नंबर में ट्रांसकीटोलेज जो है वो एंजाइम काम आता है, ठीक है। ट्रांसकीटोलेज जो कि एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं। अब हम अगला स्टेप देखते हैं कि एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा दोबारा यहाँ पर एक अगेन नया मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, जो कि 3 कार्बन का है और 4 कार्बन की शुगर ये है, तो 4 और 3 7 हो गया, तो 7 कार्बन की शुगर बन जाएगी सीडोहेप्टुलेज 1,7 बाई फॉस्फेट, है ना। 3 कार्बन ये है, 4 कार्बन ये, तो 7 कार्बन की हो गई। और यहां पर जो एंजाइम काम आ रहा है वो एल्डोलेज, तो एल्डोलेज के द्वारा यहां पर ये 7 कार्बन की शुगर बन गई। अब आ रहे हैं 7 स्टेप में, अगले स्टेप में, तो 7 में चूंकि सीडोहेप्टुलेज 1,7 बाई फॉस्फेट यानी कि 7 कार्बन की शुगर ये है, 3 कार्बन और इसमें मिक्स हो गए यानी कि 10 हो गए, 10 कार्बन, तो ये क्या करेगा, यहां पर ये एपिमेरेज इसमें जो है फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस से यहाँ पे फॉस्फेटेज से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, ये 5-5 कार्बन की 2 शुगर बनाएगा, एक तो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, एक जेलुलोज 5 फॉस्फेट, तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जेलुलोज 5 फॉस्फेट, 5-5 10 कार्बन की। हम यहाँ भी बात ये कर रहे हैं कि 7 कार्बन और 3 कार्बन मिलके 10 कार्बन और 10 में 5-5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए।
तो यहाँ पर जो है वो सीडोहेप्टुलेज 1,7 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम जो है उसके द्वारा ये 5-5 कार्बन के बन गए। तो अब जो है इसके बाद में स्थिति ये कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें राइबोलोज बाइफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, जैलुलोज 5 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, और इधर से एक जैलुलोज 5 फॉस्फेट जो पहले ही बन गया है ना। अब जैलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो यहां पर एंजाइम कन्वर्ट होगा एपिमेरेज एंजाइम। तो 8 और 9 की जो स्टेप्स है इसमें एपिमेरेज एंजाइम काम आएगा। ये दोनों ही सेम मॉलिक्यूल है और कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, है ना। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट और यहाँ पे है राइबोज 5 फॉस्फेट। तो राइबोज 5 फॉस्फेट जो है ये आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा ये भी राइबोलोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन जो है 3 जो है 5 कार्बन के राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे ऊपर, यहाँ चाहिए राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। बाइफॉस्फेट का मतलब एक फॉस्फेट और चाहिए। तो यहाँ पर एटीपी जो है वो यहाँ पे अगेन काम आते हैं। और ये एटीपी जो है इरेजर काम में लेना चाह रहा हूं मैं, इसको यहाँ पे हम देख लेंगे कि एटीपी जो है यहाँ देखिए ये एटीपी जो है 3 काम आ रहे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गए राइबोलोज 5 फॉस्फेट के, एक और 3 ही एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं और ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन गए 3। तो अब हमने जहां से स्टार्ट किया था कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, अपचयित करते हैं और 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरेट एक स्थायी कार्बन बनाते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर आगे का प्रोसेस हम पूरा समझ चुके हैं। तो सिंपल ये साइकिल है और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको एनर्जी के बेस पे यदि हम थोड़ा सा देखें तो हम देख सकते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अपटेक हुए, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी हुई, उसमें 6 का NADPH और 9 ATP, ठीक है ना, ये कंज्यूम हुए, ये हम देख चुके हैं। इसलिए यदि हम बात करते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें तो हम क्या देखते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ से सीधा सीधा गणित है इसका, 2 NADPH और 3 ATP। इसका यदि रेशो निकालोगे ATP NADPH का तो 3/2 का निकलेगा। अब ये हम जानते हैं कि NADPH जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसे इलेक्ट्रॉन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि एनर्जी इनपुट देखें टोटल तो यहाँ पे 529 किलोजूल पर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने में जो एनर्जी का इनपुट होता है वो टोटल कितना है, 529 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब यदि हम देखें कि यदि जो 6 कार्बन की जो शुगर बनी है, ग्लूकोज की बात करें, और उसका यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है रेस्पिरेशन में, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के हिसाब से यदि एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पर 469 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो उत्पन्न होती है। देखो इनपुट कितनी हुई, यहाँ देखें इनपुट जो हुई थी वो 529 किलो जूल की, और यहाँ पे जब हमको ऑक्सीडेशन हुआ इसका हेक्सो शुगर का तो हमको पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एनर्जी कितनी मिली, 469 मिली। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है रिडक्शन की, ये कितने परसेंट जो है एनर्जी को एफिशिएंटली जो स्टोर करती है वो है 88%। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमको कितनी मिली। फोटोसिंथेसिस में टोटल लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स भी हो गया, तो एक मॉलिक्यूल को फिक्स होने में 529 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो चाहिए, यानी इतनी इनपुट होती है। लेकिन यदि हेक्सोज जो है या ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है और हमें जो एनर्जी मिलती है तो उस समय जो एनर्जी 88% के आसपास मिलती है। तो इतना एफिशिएंटली है, तो बहुत अच्छी इसमें परसेंटेज है इसका। अब यदि हम देखें कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो 3 ATP कंज्यूम हो रहे हैं इसको रिड्यूस करने में कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो एनर्जी जो निकलती है वो 282 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसमें क्योंकि एक एटीपी जो है वो RUBP के रीजनरेशन में भी काम आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी जो है वो 58% है। तो इस प्रकार ये जो है ये C3 साइकिल जो जिसके बारे में आज